गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज बच्चों हम कर रहे हैं एमसीक्यूज जो आईसीएआई ने दे रखे हैं केस स्टडी बेस्ड। एक बार स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से ही। ये बच्चों रेजिडेंशियल स्टेटस का है। इन्होंने ना चैप्टर वाइज बना रखे हैं। पहले मिस्टर शशिकांत एज 45 years is an Indian citizen and a member of the crew of a Singapore bound Indian ship engaged in carries of passenger in international traffic departing from Chennai port on 29th May 2021। तो बच्चों अगर ये पर्सन इंडियन सिटीजन है, मेंबर ऑफ क्रू है, तो उस केस में एक्सेप्शन में आ जाता है। अगर आपको इसके डेज ऑफ स्टे निकालने हैं तो जो ईयर के टोटल डेज हैं उसमें से ये कैलकुलेट कर लेंगे कि इसको जो कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये इंडिया के बाहर कितने दिन था, तो वो 365 में से लेस करके रिमेनिंग डेज उसके इंडिया में माने जाएंगे। इसके जस्ट आगे कहता है ही स्टेड इन इंडिया in the last 4 previous year preceding the previous year 21-22 400 days। बच्चों इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शन में आता है तो सेकंड कंडीशन तो इसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं होगी। इसकी बच्चों अगर इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा हुई तो उस केस में ये क्राइटेरिया अप्लाई हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में इसका स्टे इंडिया में 120 डेज और उससे पहले के 4 सालों में टोटल 365 डेज या उससे ज्यादा हो। एंड फॉर ए पीरियड ऑफ 750 डेज इन द लास्ट 7 previous year proceeding to previous year 21-22 he received salary 7,20,000 in his NRE account maintained with State Bank of India Chennai branch। तो इसको सैलरी 7,20,000 रुपए मिली है एनआरई अकाउंट में, जो कि इसका एसबीआई के साथ है, चेन्नई ब्रांच है। आगे कहता है he also furnished detail of other income earned by him during the previous year 21-22। तो सबसे पहली चीज बच्चों, dividend declared in the month of April 2021 by X Limited, a Singapore company, the same was received by him in Singapore। सबसे पहले हमें ना इसका रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है, उसके बाद बात होगी, क्योंकि ये इनकम जो है वो अर्न भी बाहर है और रिसीव्ड भी बाहर है। तो उस केस में अगर ये ऑर्डिनरली रेजिडेंट हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगी, और अगर ये नॉट ऑर्डिनरली या नॉन रेजिडेंट हुआ तो ये इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। तो इसलिए पहले बाकी पढ़ लेते हैं एक बार। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया, अगर रिसीव्ड इंडिया में है तो हर हाल में ये इंडिया में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। और इसी तरह से थर्ड, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई। अब अगर हाउस प्रॉपर्टी चेन्नई में सिचुएटेड है तो अर्न इंडिया से हो गई, लेकिन यहाँ रेंट वर्ड लिख रखा है तो मतलब ये जीएबी हो जाएगी, और म्युनिसिपल टैक्स नहीं होगा तो एनएबी भी हो जाएगी। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाकर इनकम कंप्यूट होगी, और इसके लिए हर हाल में टैक्सेबल होगी, चाहे ये नॉन रेजिडेंट भी क्यों ना हो, क्योंकि अर्न कहाँ से है, इंडिया से। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक बार बच्चों पढ़ते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज मिस्टर शशिकांत रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। तो एक बार पहले मेरे को डेज ऑफ स्टे कैलकुलेट करने हैं कि उसके बाहर कितने हैं, फिर बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कितने हैं। सबसे पहले हम यहां बात करेंगे डेज ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसमें ना डेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप होती है और डेट ऑफ साइनिंग ऑफ होती है, तो वो सारे दिन बाहर माने जाते हैं। तो इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है बच्चों 29 मई 2021 से 19 दिसंबर, ये दोनों दिन वहीं बाहर काउंट होंगे 2021। तो हमने काउंट करने शुरू किए। मई मंथ की अगर मैं बात करूं तो 29, 30, 31 3 डेज, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर की 19, ये इसके डेज बाहर है, 205 डेज। और अगर बच्चों आप में से कहेंगे कि डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, तो 365 डेज है।
उसमें से 205 डेज आप लेस करो, तो 160 डेज इन इंडिया। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई फर्स्ट वाली करता नहीं, सेकंड अप्लाई होनी नहीं है, इसकी 15 लाख इनकम है नहीं इंडियन सोर्सेज से, तो एक्सेप्शन में ही रहेगा। तो हम यहां लिखेंगे मिस्टर शशिकांत डिड नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट बेसिक कंडीशन of 182 days and second basic condition, मैं वैसे फुल फ्लैश कर रहा हूं, नहीं तो केस स्टडी बेस्ड है, सीधा आंसर लिखना है कि सेकंड वो नहीं है, तो उस केस में सेकंड बेसिक कंडीशन कैन नॉट अप्लाई ऑन हिम, सो ही इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। सिर्फ इतना ही बताना है, क्योंकि उसने ऑप्शन दे रखे होंगे। ये तो मैंने आप लोगों के लिए पूरा लिखा है, नहीं तो क्वेश्चन के ऊपर लिखकर ही ओवर हो सकता था। तो फर्स्ट जो आंसर है ये बच्चों सी 1.1 का, अभी चेकआउट कर लेंगे। तो 1.1 का हमारा आंसर हो गया सी। इसके बाद आगे बढ़े, कहता है व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शशिकांत फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 assume that he does not opt to pay टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीएसई। बच्चों सिंपल सी बात याद रखनी है, जो सैलरी आपके एनआरई अकाउंट में क्रेडिट होती है वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होती, एंड आप बाहर से कर रहे हैं एनआरई अकाउंट में तो वो एग्जेम्प्ट होती है। बात आई है डिविडेंड, डिविडेंड जो है वो बच्चों नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि अर्न भी बाहर रिसीव्ड भी बाहर। 250 इंडिया में टैक्सेबल होंगे क्योंकि रिसीव्ड इंडिया में, और एक बार आप 3,60,000 का 70% करो, 30% घटा दो, बस आप इसका टोटल करो बच्चों। ये बच्चों इसकी इनकम हो गई 5,02,000 सी। फिर ये कह रहा है assume for the purpose of answering this question that Mr. Shashikant has transferred his house property in Chennai to his minor married daughter। जो वो हाउस प्रॉपर्टी है ना उसकी चेन्नई में, मान लो उसने अपनी माइनर मैरिड डॉटर के नाम पर ट्रांसफर कर दी थी इस ईयर के शुरू में 1 अप्रैल 2021 को। हिज वाइफ इज ए हाउस वाइफ, क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा है माइनर चाइल्ड की इनकम उसके नाम पर क्लब होती है जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा होती है, तो उसकी वाइफ की तो कोई और इनकम है नहीं। और माइनर मैरिड डॉटर के केस में डीम्ड ओनरशिप वाला पॉइंट अप्लाई नहीं होता, क्लबिंग वाला प्रोविजन अप्लाई होता है, मतलब 64(1)(a) अप्लाई होगा। द माइनर मैरिड डॉटर रिसीव द रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन सच केस इज टोटल इनकम। तो उस केस में पहले माइनर मैरिड डॉटर के हेड में इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। 3,60,000 रेंट है, 30% लेस किए 1,08,000, तो 2,52,000 रुपए इनकम आई उसकी माइनर मैरिड डॉटर के नाम पे। 1,500 रुपए की एग्जम्पशन देना नहीं भूलेंगे। तो उस केस में इनकम हुई 2,50,500 और इसकी अपनी 2,50,000 इनकम हो गई। 250 वो वाली है ना बच्चों, जो एग्रीकल्चरल इनकम पाकिस्तान से कमा रहा है और रिसीव्ड इंडिया में हुई। अब इसकी जगह यहाँ कितने आ गए 2,50,500, इसकी टोटल इनकम बन गई 5,05,000। ये आंसर हो गया ए। और फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, मिस्टर शशिकांत वुड लाइक टू मिनिमाइज हिज टैक्स लायबिलिटी एंड कंसल्टेड यू टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेम फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 अकॉर्डिंगली हिज टैक्स लायबिलिटी राउंडेड ऑफ वुड बी। पहले तो देखो बच्चों ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, इस पार्ट से नहीं है कि जो माइनर मैरिड डॉटर के नाम पर, वो तो इस पार्ट का मैटर है। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि अब इसके केस में क्या करना चाहिए, 115 बीएसई ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं, मैंने कहा 115 बीएसई ऑप्ट करेंगे तो कोई ऐसी डिडक्शन या एग्जम्पशन तो है नहीं जो इसको वापसी करनी पड़ेगी, तो इसकी टोटल इनकम वही रहेगी, मतलब 5,02,000 जो अभी हमारी बी पार्ट में आई थी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब नॉर्मल प्रोविजन और उसमें फर्क क्या पड़ेगा, टैक्स पेबल। फर्स्ट 5 लाख के ऊपर बच्चों सेम सिचुएशन रहती है 12,500, क्योंकि पहले 2,50,000 नील और अगले 2,50,000 पे 5%। अब 115 बीएसई ऑप्ट कर लिया तो 5 लाख से 750 जो अगली इनकम है, मतलब एक तरह से सिर्फ आपकी 2,000, उस केस में यहां लगेगा 10% 200 रुपए और यहां लगेगा 20% 400 रुपए, तो ये आपका 12,700, ये 12,900। और ये आप 115 बीएसई अगर आपकी बिजनेस इनकम ना हो ना, एक साल ले लो अगले साल मत लो, ऑप्शन रहती है वो आपके पास। और बच्चों फिर 4% आपका 508 516
कि हमने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया, तो ये हमारा आ गया 13,208, यहाँ पर 13,416, और राउंड ऑफ करें अगर इसको तो ये बन गई 13,210, ये बन गई 13,420। तो मैं ये ऑप्शन क्यों लूंगा, मैं तो यही ऑप्शन लूंगा। तो ये बच्चों हमारा आंसर बी। एक बार आंसर चेकआउट करते हैं। पहले में नॉन रेजिडेंट, फिर 5,02,000, फिर 5,05,100 और फिर 13,210, ये चारों आंसर आ गए। अब ये जो बच्चों सेकंड क्वेश्चन बना रखा है ये एग्जम्प्टेड इनकम का है। बच्चों ये क्वेश्चन है 10AA का। एक बार पढ़ते हैं कैसे है। मिस्टर सूरज aged 48 years furnishes the following particular for the previous year 21-22 in respect of an industrial undertaking established in SCZ। 10AA है ही उसी के लिए। In March 2015 it began manufacturing in April 2015, मतलब प्रीवियस ईयर 15-16। हमें पता है 10AA के अकॉर्डिंग पहले 5 साल तक 100% प्रॉफिट की डिडक्शन मिलती है, एग्जम्पशन कह सकते हो, और नेक्स्ट 5 ईयर 50% प्रॉफिट की हमें एग्जम्पशन मिलती है। तो अगर हमारा प्रीवियस ईयर 21-22 की बात करो तो यहाँ से 5 साल तो आपके हो गए होंगे 19-20 तक, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, तो वो आपका 7वां साल बनता है, 6 to 10 ईयर्स में आएगा। अब एक बार डेटा पढ़ लेते हैं। टोटल सेल 85 लाख, एक्सपोर्ट सेल 45 लाख, प्रोसीड्स रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब आपकी एक्सपोर्ट सेल 45 है तो डोमेस्टिक सेल ऑटोमेटिकली कितनी हो गई 40 लाख। प्रॉफिट फ्रॉम द अबव अंडरटेकिंग 20 लाख। बच्चों तो हम लोग एक्सपोर्ट टर्नओवर से रिलेटेड प्रॉफिट निकालते हैं जिसके रिगार्डिंग एग्जम्पशन होती है। एक्सपोर्ट सेल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इंक्लूड फ्रेट एंड इंश्योरेंस 5 लाख फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। इन्होंने ना सेल में इंक्लूड कर रखा है जो फ्रेट और इंश्योरेंस के पैसे हमने चार्ज किए तो उसको यहां से हटाना पड़ेगा। एक्चुअल में 85 लाख में से लेस करूं 5 लाख जो इंक्लूड कर रखे हैं तो 80 लाख की सेल है, और एक्सपोर्ट सेल में से लेस करूं क्योंकि एक्सपोर्ट सेल में इंक्लूड है तो ये 40 लाख। डोमेस्टिक सेल में ऐसा कुछ इंक्लूड नहीं है, वो 40 लाख ही रहेगी और प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं, वो सेम। आगे कहता है ही रिसीव्ड रेंट 25,000 पर मंथ फॉर ए कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट टू मिस्टर सुधीर, ए सैलरीड इंडिविजुअल। ही अर्न्ड इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 12,500, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट 5,500 ड्यूरिंग द प्रीवियस। बच्चों ध्यान रखना जो रेंट मिल रहा है इंटू 12 करके हाउस प्रॉपर्टी हेड का मैटर है, ये बन जाएगी जीएवी, यही एनएवी। 30% लेस करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। जो सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है ये एक बार अदर सोर्सेज की इनकम, और सेम के लिए इसको डिडक्शन मिलेगी 80TTA की 10,000 तक। सिमिलरली पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट भी इसी के क्राइटेरिया में आता है, लेकिन वो 3,500 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, तो सिर्फ 2,000 टैक्सेबल हो। और 80TTA में जो डिडक्शन है ना उसकी मैक्सिमम लिमिट 10,000 रुपए, मतलब ये टोटल इंटरेस्ट टैक्सेबल तो 12,500 और 2,000 14,500 होगा, लेकिन डिडक्शन कितने की मिलेगी 10,000 रुपीज की। आगे कहता है बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इनके आंसर जानना चाहता है। 2.1 कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर टोटल टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डिडक्शन। तो मैं कहूंगा फ्रेट और इंश्योरेंस के पैसे घटा दो, एक्सपोर्ट टर्नओवर 40 लाख, 45 लाख में से वो 5 लाख घटा दिए और टोटल टर्नओवर 80 लाख। तो ये बच्चों आंसर है बी। सेकंड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA टू मिस्टर सूरज। हम बच्चों 7th ईयर में हैं, तो 7th ईयर में 50% प्रॉफिट जो एक्सपोर्ट टर्नओवर से रिलेटेड है ना वो एग्जाम्प्ट होता है, पहले 5 साल में 100% एग्जाम्प्ट होता है। तो हमने यहाँ की बात, हमने पहले लिखा प्रॉफिट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट टर्नओवर। अब आप ध्यान देना एक्सपोर्ट टर्नओवर से रिलेटेड कितना प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल टर्नओवर इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर। टोटल प्रॉफिट है 20 लाख, टोटल टर्नओवर है 80 लाख, एक्सपोर्ट टर्नओवर है 40 लाख, तो उससे रिलेटेड प्रॉफिट हो गया 10 लाख। और क्योंकि 7th ईयर है तो एग्जाम्प्ट कितना होगा
तो हम यहाँ लिखेंगे डिडक्शन कह लो, एग्जम्पशन कह लो, जो ये नाम बोल रहा है वही लिखते हैं 10 तो 50% ऑफ प्रॉफिट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट टर्नओवर। आप सीधा इस फॉर्मूले में ही 50% लिख सकते हैं। तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? 5 लाख। तो अगर आप मेरे से कहेंगे कि अमाउंट ऑफ डिडक्शन, तो मैं कहूंगा 5 लाख रुपीज। अब 2.3 में कहता है एज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली डेट मिस्टर सूरज एस्टेब्लिश SEZ एंड बिगिन मैन्युफैक्चरिंग। उसने मैन्युफैक्चरिंग मान लो अप्रैल 18 में शुरू की होती, तो 18 19 19 20 20 21 21 22 हमारा तो 4th ईयर होता। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA। तो हम कहते हैं उस केस में जो डिडक्शन है वो 100% मिलती एक्सपोर्ट टर्नओवर से रिलेटेड जो प्रॉफिट है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA 100% ऑफ 10 लाख। तो ये बच्चों 10 लाख रुपए हो। तो ये आंसर है ए, यहां पर डी, यहां पर ए। 2.4 compute the total income of Mr. Suraj for the previous year 21-22 assuming that he does not opt to pay tax under section 115 BAC। अभी आप ध्यान देना बच्चों, ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन पे हमें जाना है। इन्होंने 15-16 में ये यूनिट लगाई, तो नो डाउट 50% प्रॉफिट का इनका क्या होने वाला है? एग्जाम। अब 20 लाख में से अगर 5 लाख एग्जाम होगा तो 15 लाख तो बिजनेस इनकम हो जाएगी। इसके अलावा अगर चले तो देखो 15 लाख तो यही हो गई, 20 लाख में से 5 लाख रुपए की क्या मिल गई? डिडक्शन 10AA की, क्योंकि 7th ईयर था इसका। पहले तो एक्सपोर्ट टर्नओवर से रिलेटेड इसका प्रॉफिट है ही कितना? 10 लाख, और उसका 50% किया 5 लाख घटाकर बाकी 15 लाख टैक्सेबल हो गई। इसके बाद इसको रेंट मिला है 3 लाख, आप इसका 70% करो, क्योंकि 30% की क्या मिल जाएगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसके अलावा अगर मेरे से कोई पूछे कि इसकी अदर सोर्सेस में इनकम, मैं कहूंगा 12,501, 2,001, 14,500, इस सब का टोटल कर लो GTI। ये बच्चों 17,24,500, इसमें से 10,000 रुपए आप लेस कर दो 80TTA के, 17,14,500। ये रहा बच्चों आंसर सी, 17,14,500। एक बार चेकआउट कर लेते हैं। पहला वही 40 80, 5 लाख, 10 लाख, और ये आ गए। थर्ड क्वेश्चन बच्चों एग्जेम्प्टेड इनकम का ही है, ये है एग्रीकल्चरल इनकम का। हमने एग्रीकल्चरल इनकम का अलग से चैप्टर पढ़ रखा है, तो आपको आसानी से समझ आएगी इसकी हर बात। कहता है मिस्टर किशन इज एंगेज इन द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑन एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। टोटल एरिया ऑफ लैंड इज 5 एकड़। अब टोटल एरिया कितना है? 5 एकड़। अब समझा रहा है एक्टिविटी ए, ही ग्रोज सैपलिंग्स or seedlings in a nursery spreading over on 1 acre land, sale proceed of which is 5 lakh, cost of plantation is 1,40,000। हमें पता है उसमें बेसिक ऑपरेशन की जरूरत होती ही नहीं है, तो बेसिक ऑपरेशन हो या ना हो, फॉर ग्रोइंग सैपलिंग और सीडलिंग। तो मेरे से कोई पूछे कि इस एक्टिविटी ए से एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है? सिंपल सी बात, 5 लाख रुपए सेल प्रोसीड है, 1,40,000 आपका खर्चा हुआ है, तो एग्रीकल्चरल इनकम ही तो है नर्सरी से जो भी इनकम हो रही है बच्चों, 3,60,000। एक्टिविटी बी बच्चों, ही ग्रोस कॉटन ऑन 3 एकर्स लैंड, 40% कॉटन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 4 लाख। आपने याद रखना है कि जो लैंड से ग्रो हो रही है फसल, आप एज इट इज उसको सेल करेंगे तो सारी की सारी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ विच इज 2,25,000। तो मेरे से कोई पूछे कि अगर यहाँ कॉटन को सेल करके 4 लाख मिले हैं और उसको ग्रो करने की कॉस्ट 225 है, जो ये 40% कॉटन है, तो ये जो बाकी 175 बचे हैं, मैं कहूंगा ये तो एग्रीकल्चरल इनकम है, क्योंकि इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई? आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को ही बेच दिया है। इसके जस्ट आगे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस 60% कॉटन इज 3,37,500 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 6 लाख। अब आप अगर कॉटन को आगे, जैसे ये कहता है विच इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यार्न, अब इसने क्या किया? कॉटन को नहीं बेचा, यार्न बनाकर सेल किया, और आपसे कह रहा है आफ्टर इनकरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑफ 1 लाख यार्न इज सोल्ड फॉर 850। मेरे से कोई पूछे आप सिंपल बताओ कि एग्रीकल्चरल इनकम कितनी होगी, मैं कहूंगा मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो ये जो आगे का काम है, 6 लाख में से 3,37,500 कॉस्ट घटा दो,
तो 260 to 500 तो हो गई बच्चों एग्रीकल्चरल इनकम। और उसके बाद बिजनेस इनकम कैसे आएगी? याम कितने का सेल हुआ है? 850 का। इसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस घटानी होती है, ताकि एग्रीकल्चरल इनकम तो हमने अलग से कैलकुलेट कर ली। 6 लाख रुपए की कॉटन थी जो आपने अपने यहाँ पर ग्रो की थी, उसकी मार्केट वैल्यू, और आपका 1 लाख रुपया खर्च हुआ है। तो ये घटा दूं तो 1,50,000 रुपए क्या हो गई बच्चों? बिजनेस इनकम। ये बच्चों जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कंपोजिट इनकम में, इसके ऊपर अप्लाई होता है रूल 7। एक्चुअल में क्या है, हमारे 4 रूल हैं पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम के लिए। रूल 7, रूल 7A, रूल 7B और रूल 8। ये जो लास्ट के 3 रूल हैं ये तो एक स्टैंडर्ड बताते हैं। जैसे टी के केस में आप टी ग्रो भी कर रहे हो, मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हो, तो 60% एग्रीकल्चरल इनकम, 40% बिजनेस इनकम। कॉफी के केस में 7B ये कहता है कि आप कॉफी को ग्रो भी कर रहे हो और मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हो, तो सिर्फ ये बताओ कि कैसे, कितनी एक्टिविटी की थी। हमने कहा सिर्फ ग्रोन और क्यूर्ड करके बेची है, ग्रोन और क्यूर्ड। तो उस केस में 75% आपकी एग्रीकल्चरल इनकम, 25% बिजनेस इनकम। आपने कहा नहीं, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड सब किया था, तो फिर 60% आपकी एग्रीकल्चरल इनकम कंपोजिट का और 40% बिजनेस इनकम। इसके अलावा 7A है रबड़ के लिए, कि अगर आप रबड़ ग्रो करके मैन्युफैक्चर करके सेल करते हो तो ग्रोइंग भी होगी, मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, जो लेटेक्स जो भी चीजें उससे बनती हैं रबड़ प्लांटेशन से। तो 65% एग्रीकल्चरल इनकम, 35% बिजनेस इनकम। और 7 अप्लाई होता है रबड़, टी, कॉफी को छोड़कर और कोई भी प्रोडक्ट हो। जैसे यहां पर कॉटन से यार्न बनाकर आप बेच रहे हो, तो उस केस में वो कहते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम कैसे होगी? जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रो हुई है ना, उसकी मार्केट वैल्यू में से उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घटा दो, एग्रीकल्चरल इनकम आ जाए। और बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? वो कहते हैं कि जो आपकी सेल प्रोसीड है उसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस घटा दो, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग घटा दो, तो आपके पास कौन सी इनकम आ जाएगी बच्चों? बिजनेस इनकम। एक्टिविटी सी, land measuring 1 acre is let out to Mr. Ramesh on monthly rental of 15,000 which is used by Mr. Ramesh as follows। अब बच्चों आप ध्यान देना, हमने लैंड 1 एकड़ जो था, लास्ट 5 एकड़ था ना, पहला 1 एकड़ हो गया, 3 एकड़ हो गए, अगला लास्ट 1 एकड़ हमने किराए पर दे रखा है। अगर सामने वाला पर्सन 50% ऑफ लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, अगर सामने वाला एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहा है, हमें जो रेंट मिलेगा वो एग्रीकल्चरल इनकम है। क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम 21A जो डेफिनेशन है वो 3 चीजों को एग्रीकल्चरल इनकम कहती है। पहले नंबर पे रेंट और रेवेन्यू डेराइव्ड फ्रॉम लैंड। शर्तें ये हैं कि लैंड एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए, इंडिया में सिचुएटेड हो, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हुआ हो, तो शर्तें पूरी हो रही है। तो 7500 इंटू 12, क्योंकि आधा हो गया ना 90,000, ये एग्रीकल्चरल इनकम है। दूसरी इनकम एग्रीकल्चरल वो होती है जब आप एग्रीकल्चरल ऑपरेशन करके इनकम कमाते हो, जिसमें आपने बेसिक ऑपरेशन भी किए और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन भी किए। और तीसरी इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। तो ये 3 एग्रीकल्चरल इनकम के मीनिंग में आते हैं। 21A, इसके आगे क्लोज होगी ना ABC, तो ये क्लोज ए के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल इनकम होगी। और इससे आगे 50% ऑफ लैंड इज यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। अब लैंड किराए पर चढ़ा रखा है, लैंड बिल्डिंग नहीं है। मैं कहूंगा अगर लैंड है बिल्डिंग नहीं है, तो अगर आप उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे तो वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगी। और कितने रुपीस मिल रहा है आपको रेंट? 90,000 उससे रिलेटेड, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो तो बिल्डिंग होती तो मिलती। और इसके जस्ट आगे, बेस्ड ऑन द फैक्ट of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following questions। तो एक बार पढ़ते हैं क्या क्या है। फर्स्ट बच्चों, what amount of income arising from activity A would constitute agricultural income in the hands of Mr. Kishan। तो अभी हमने एक्टिविटी A के रिगार्डिंग डिस्कस किया था। ये बच्चों एक्टिविटी A के अकॉर्डिंग हमारी कितनी एग्रीकल्चरल इनकम है? 3,60,000। ये बच्चों आंसर सी। सेकंड क्वेश्चन पूछा है बच्चों, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ कॉटन वुड कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चरल इनकम एंड बिजनेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर किशन। एक्टिविटी बी पे चलते हैं।
बच्चों इसने जो कॉटन सेल किया है ना, सिर्फ कॉटन, तो उसकी एग्रीकल्चरल इनकम आ गई 1,75,000। सिर्फ जो कॉटन सेल किया है, तो उसने पहले कॉटन के रिगार्डिंग पूछा है, तो मैं कहूंगा वहां तो सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम आएगी, बिजनेस इनकम तो आएगी ही नहीं। एग्रीकल्चरल और बिजनेस इनकम तब आएगी जब कॉटन से यार्न बनाकर बेच रहा है, ये वाला केस, ये एग्रीकल्चरल इनकम, और ये जो 150 है ये बिजनेस इनकम। अभी उसने सिर्फ कॉटन के रिगार्डिंग पूछा है, तो कितना आंसर आएगा? 1,75,000। ये रहा बच्चों आंसर एक, क्योंकि उसने खाली क्या पूछा है? कॉटन के रिगार्डिंग। ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है। और इसके बाद थर्ड पार्ट में कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ यार्न। अब कॉटन से यार्न बनाकर बेचा है, कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चरल इनकम और एंड बिजनेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर किशन। तो हम कहेंगे एक्टिविटी बी में ये बच्चों यार्न का केस था, 2,62,000 एग्रीकल्चरल इनकम और 1,50,000 बिजनेस इनकम। तो ये हमारा आंसर है, ये रहा 2,62,500 एग्रीकल्चरल इनकम और 1,50,000 बिजनेस इनकम। फोर्थ पार्ट में हमसे कहता है कि जो एक्टिविटी सी है, जिसमें आपने क्या कर रखा है? अपना लैंड किसी को किराए पर दे रखा है, 50% पोर्शन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है और 50% पोर्शन नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है। तो ये पूछ रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी सी कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चरल इनकम और अदरवाइज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर किशन। हम यहां लिखेंगे 90,000 एग्रीकल्चरल इनकम और 90,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये बच्चों डी पार्ट, 90,000 would be agricultural income and 90,000 is chargeable to tax under the head income from other source। और इसके बाद बच्चों फिफ्थ, compute gross total income of Mr. Kishan for the previous year 21-22 assuming he has no other source of income। आप इसकी जीटीआई बताओ, और कोई इनकम है ही नहीं, तो अभी एक्टिविटी ए से जो इनकम आई थी वो तो एग्रीकल्चरल इनकम थी, एक्टिविटी बी में जो कॉटन से इनकम आई थी वो तो एग्रीकल्चरल इनकम थी। एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब एग्जाम्प्ट है। और एक्टिविटी बी में जो यार्न से इनकम आई थी उसमें बिजनेस इनकम थी 1,50,000। और एक्टिविटी सी में जो 90,000 की इनकम है अदर सोर्सेज वाली, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो तो एग्जाम्प्ट होगी, तो आपकी 2,40,000 रुपए क्या हो गई? ग्रोस टोटल इनकम, जीटीआई। ये पहले का 360 एग्रीकल्चरल इनकम ही पूछी है उसने, फिर 175 एग्रीकल्चर इनकम, 2,62,500 एग्रीकल्चरल इनकम, 150 एज बिजनेस इनकम। फोर्थ में 90,000 एग्रीकल्चरल इनकम, 90,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और फिफ्थ बच्चों 2,40,000 जीटीआई। तो आज बच्चों यहीं तक करेंगे। बाय बच्चों।